हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 मार्क्सवादी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना में हम समझते हैं कि इस इकाई को पढ़ने का, इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इस इकाई का उद्देश्य हमारा क्या है कि मार्क्सवाद के सिद्धांतों का अध्ययन करना, उसको समझना। ठीक है, जो मार्क्सवाद के जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करना। इस बुक में हम मार्क्सवाद के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है प्रस्तावना में कि मार्क्सवाद को आधुनिक युग की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी विचारधारा माना जाता है। ठीक है, मार्क्सवाद को। और ना इसमें मुख्य रूप से उदारवाद, आदर्शवाद और मार्क्सवाद राजनीति विज्ञान के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं इसमें। और उदारवाद और आदर्शवाद के मुकाबले मार्क्सवाद अधिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक विचारधारा मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा टॉपिक है मार्क्सवाद क्या है। ठीक है, तो चलो समझते हैं मार्क्सवाद क्या है। तो मार्क्सवाद का अर्थ ना केवल जो कार्ल मार्क्स है उनके विचार नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि जो मार्क्सवाद है सामान्यतः जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के विचारों को दर्शाता है, लेकिन मार्क्सवाद का अर्थ सिर्फ उनके विचार ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी क्या है, संपूर्ण विचारधारा है। ठीक है, इसे लागू और व्यवस्थित करने का कार्य कार्ल मार्क्स और एलेंग्स ने किया। ठीक है, एलेंग्स ने। इसके अंतर्गत मार्क्स, फ्रेडरिक एलेंग्स और उनके समर्थकों के विचार शामिल हैं। ठीक है, जो अपने आप को मार्क्सवादियों के नाम से पुकारते हैं। यह केवल एक दर्शन या फिर सिद्धांत नहीं है। ठीक है, जो उनने विचारधारा दी, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सिद्धांत है, एक दर्शन है, बल्कि क्या है, बल्कि जीवंत विचारधारा है जो क्या करती है, समाज को बदलने की शक्ति रखती है। ठीक है, चलो। और मार्क्सवाद क्या मानते थे? मार्क्सवाद मानता है कि समाज का निर्माण, ठीक है, समाज का निर्माण भौतिक परिस्थितियों से होता है। इसमें मुख्य रूप से ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का महत्व दिया गया है। ठीक है, तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है काल्पनिक और वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, चलो। तो चलो, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें कह रहे हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मार्क्सवाद का अस्तित्व मार्क्स से पहले था, यानी कि मार्क्सवाद पहले से था, अस्तित्व तो पहले से था। ठीक है, ये पहले के समाजवादी विचारकों के रूप में जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स उन्हें काल्पनिक समाजवादी पुकारते हैं। ठीक है, यानी कि मार्क्सवाद से पहले समाजवाद की एक धारा थी जिसे काल्पनिक समाजवाद कहते थे। यानी कि जो मार्क्सवाद का अस्तित्व ना मार्क्स से पहले था, पहले हो सकता हो किसी और नाम से जाना जाता हो, है ना। कार्ल मार्क्स ने उसका नाम दिया मार्क्सवाद, लेकिन उसका अस्तित्व ऐसा तो है नहीं कि पहले था ही नहीं। तो इसमें कह रहे हैं कि उसका अस्तित्व जो है पहले से था। ठीक है, जिसको क्या कहते थे, काल्पनिक समाजवाद भी कहा जाता था। ठीक है, कार्ल मार्क्स उन्हें काल्पनिक समाजवादी पुकारते हैं। वे काल्पनिक थे क्योंकि उनकी सामाजिक बुराइयों की पहचान सही थी, लेकिन उनका निदान गलत था। अब इसमें कह रहे हैं कि काल्पनिक समाजवादियों ने ना समाज आदर्श की कल्पना तो की, लेकिन वैज्ञानिक आधार नहीं दिया। अब जो काल्पनिक समाजवादी थे उनने क्या किया, आदर्श समाज की कल्पना करी। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ कि उनका वैज्ञानिक जो आधार था वो नहीं दिया उनने। और विचारकों का मानना था कि बिना वर्ग संघर्ष और बिना शोषण एक खुशहाल समाज बन सकता है। ठीक है, ये विचारकों का मानना था। अब जो मुख्य काल्पनिक समाजवादी जो विचारक थे वो यहाँ पे नाम दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? फर्स्ट है हमारा रॉबर्ट ओवेन, यहाँ पे देखो रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, चार्ल्स फूरियर, ठीक है, सेंट साइमन, ये हमारी प्रमुख मुख्य काल्पनिक समाजवादी विचारधारक थे। ठीक है, जो मुख्य थे हमारे। अब मार्क्स ने इन्हें अव्यवहारिक कहा। मार्क्स ने अव्यवहारिक क्यों कहा? यहाँ पे देखो, मार्क्स ने यह अव्यवहारिक था अथवा वे काल्पनिक कहे जाते। अब मार्क्स ने अव्यवहारिक कहा और इसके विपरीत वैज्ञानिक समाजवाद दिया। अब वैज्ञानिक समाजवाद में क्या था कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या था, इतिहास और वर्ग संघर्ष की ठोस व्याख्या पर आधारित है। जो मार्क्स ने कहा ना, मार्क्स ने कहा कि ये अव्यवहारिक है, मार्क्स ने उसको नहीं बताया शायद, मार्क्स ने कहा कि ये अव्यवहारिक कहा और उसके विपरीत एक क्या दिया, वैज्ञानिक समाजवाद दिया, है ना। और वैज्ञानिक समाजवाद इतिहास और वर्ग संघर्ष की ठोस व्याख्या पर आए थे। ये क्या बताता है? ये बताता है कि शोषण रहित समाज केवल वैज्ञानिक तरीके और वर्ग संघर्ष से ही संभव है। जो शोषण रहित समाज होगा ना, वो वैज्ञानिक तरीके से ही और वर्ग संघर्ष से ही संभव है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे टॉपिक। ठीक है, कौन सा है?
विकासवादी और क्रांतिकारी समाजवाद। ठीक है, चलो इसमें समझते हैं। अब देखो, मार्क्सवाद ने ना समाजवाद को दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, एक तो हम जिसको बोल सकते हैं विकासवादी समाजवाद, ठीक है, और दूसरा हमारा क्रांतिकारी समाजवाद। ठीक है, मार्क्सवाद ने समाजवाद को किसमें दो भागों में बांट दिया। ठीक है, अब जो विकासवादी समाजवाद था ना, वो क्या मानता था, वो मानता है कि समाज में परिवर्तन धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे सुधारों के माध्यम से होगा। ये किसका मानना था, विकासवादी समाजवाद। इसमें क्या होगा कि इसमें हिंसा या संघर्ष का स्थान नहीं होगा। ठीक है, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा इसमें, विकासवादी समाज में, और धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ अचानक से होगा, संघर्ष होगा, हिस्सा मतलब वो हिंसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और यह संसद लोकतंत्र और सुधारों द्वारा शोषण मुक्त समाज बनाना चाहता है। कौन, विकासवादी समाजवाद। जैसे कि इसमें कौन थे, यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें हमारे थे फैबियन समाजवाद। ठीक है, फैबियन समाजवाद, गिल्ड समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, चलो ये, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्रांतिकारी समाजवाद की बात की जा रही है। अब क्रांतिकारी जो समाजवाद था ना, वो क्या मानता था, वह मानता है कि समाज में परिवर्तन जो है हिंसात्मक क्रांति के द्वारा होगा, हिंसा के द्वारा होगा। अब देखो फर्क क्या है इन दोनों में। देखो, विकासवाद जो समाजवाद था ना, वो चाहता था कि समाज में परिवर्तन हो, लेकिन क्या, धीरे धीरे हो। ठीक है, ये समझ लो कि जो विकासवाद समाज है ना, वो गांधी जी की प्रवृत्ति का था। महात्मा गांधी क्या मानते थे कि, महात्मा गांधी मानते थे कि हिंसा न हो। ठीक है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। विकासवाद समाजवाद में ये है ना, विकासवाद समाजवाद क्या मानता था कि हिंसा या फिर कोई ऐसा हिंसा नहीं होगी। लेकिन क्रांतिकारी जो समाज मानता है, क्रांतिकारी समाज क्या मानता है कि हिंसात्मक क्रांति के द्वारा ही समाज में परिवर्तन होना चाहिए। और क्या मानता है, वर्ग संघर्ष और मजदूर वर्ग की क्रांति के बिना समाजवाद संभव नहीं है। और जो क्रांतिकारी समाजवाद है, ठीक है, वो क्या कहता है कि यह कार्ल मार्क्स और एलेंस के वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थन करता है। कौन सा, क्रांतिकारी समाजवाद। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धांत। अब मार्क्सवाद ने ना कुछ बुनियादी सिद्धांत ही दिए हैं। ठीक है, और मार्क्सवाद के कुछ सिद्धांत हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे 7 सिद्धांत यहाँ पे दिए गए। ठीक है, 7 सिद्धांत। अब उनको समझते हैं। तो पहला है यहाँ पे द्वंद्वात्मक, दूसरा है ऐतिहासिक, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, क्रांति, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व और साम्यवाद। ठीक है, अब इन सिद्धांतों की हम विस्तार से चर्चा करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, चलो अब यह क्या बताता है, यह भौतिकवाद क्या बताता है, ये एक विचार है ना। यह विचार बताता है कि इतिहास और समाज का विकास कैसे संघर्ष और विरोधाभासों के माध्यम से होता है। ठीक है, कैसे, संघर्ष से और विरोधाभासों के माध्यम से होता है। अब देखो, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इन 3 चरणों से विकास होता है। ठीक है, विकास के 3 चरणों की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, 3 चरण, यानी कि कौन कौन से, थीसिस का अर्थ है यहाँ पे मौजूदा व्यवस्था। ठीक है, थीसिस, और एंटीथीसिस यानी कि उसके खिलाफ विरोध, और सिंथेसिस यानी कि दोनों के संघर्ष से नई व्यवस्था। ठीक है, चलो, और यह सिद्धांत क्या बताता है, द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है, क्या बताता है कि विकास निरंतर विरोध और संघर्ष की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट हमारा होगा वो निरंतर विरोध और संघर्ष की प्रक्रिया के द्वारा होगा। ठीक है, निरंतर विरोध से। और मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना और परिवर्तन का आधार आर्थिक स्थिति है, न कि विचारधारा। ठीक है, आर्थिक स्थिति है। अब देखो, हेगल ने क्या किया, हेगल ने क्या बताया कि हेगल ने सबसे पहले द्वंद्वात्मक विधि दी थी। ठीक है, द्वंद्वात्मक विधि दी थी किसने, हेगल ने। यहाँ पे देखो, हेगल का द्वंद्वात्मक अपने सिर के बल खड़ा था और मैंने उसे पैरों पर खड़ा किया है। ये क्या है, हेगल ने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विकास किया है। ठीक है, अब उनके अनुसार क्या है कि विचार ही वास्तविकता है। ठीक है, उनके अनुसार ये विचार हैं जो अंततः पदार्थ होते हैं। ठीक है, उनका कहना था कि विचार के आधार पर ही दुनिया और समाज बदलते हैं। उनका मानना था कि हर एक जो मानसिकता है, ठीक है, विचार जो है, वो दुनिया जो है, समाज कैसे बदलता है, सिर्फ और सिर्फ एक विचार के आधार पर है। ठीक है, अब मार्क्स ने इसे उलट दिया। मार्क्स ने पूरी बात को उलट दिया। कैसे उलट दिया, देखो, मार्क्स ने उन्होंने कहा कि विचार नहीं बल्कि भौतिक परिस्थितियाँ असली हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि मार्क्स के अनुसार क्या है, भौतिक या आर्थिक बल
उपसंरचना के अंतर्गत आते हैं और विचार ऊपरी ढांचे का अंग है, यानी कि विचार भौतिक बलों का प्रतिबिंब है। अब मार्क्स ने कहा क्या कि अब देखो, हेगल का कहना था कि विचार ही वास्तविकता है, विचार के आधार पर ही दुनिया और समाज बदलते हैं। ये किसने कहा? हेगल ने कहा। द्वंद्वात्मक आदर्शवाद दिया, लेकिन मार्क्स ने इसे उलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि विचार नहीं बल्कि भौतिक परिस्थितियाँ असली होती हैं, यानी उत्पादन के साधन और उत्पादन की पद्धति ही समाज की राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और बौद्धिक संरचना तय करती है। ठीक है, चलो तो इतना समझ लो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मूल सिद्धांत ना यह है कि भौतिक दुनिया ही वास्तविक है और इसमें निरंतर संघर्ष और परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ समझ लो। इसका अर्थ है कि इतिहास का विकास। ठीक है, इतिहास का विकास भौतिक परिस्थितियों यानी कि उत्पादन और आर्थिक संरचना के आधार पर होता है। ठीक है, भौतिक जो हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसका अर्थ है इतिहास का विकास भौतिक संरचनाओं के आधार पर होता है। ठीक है, भौतिक संरचनाओं के आधार पर। अब मार्क्स ने क्या किया कि जो विश्व इतिहास को ना 4 अवस्थाओं में बांट दिया। विश्व इतिहास को 4 अवस्थाओं में बांट दिया। किसने? मार्क्स ने। अब कौन कौन से हैं? प्रारंभिक साम्यवाद, ठीक है, दास प्रथा, सामंतवाद और पूंजीवाद। इन सबको समझाती हूँ अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो अब फर्स्ट है हमारा क्या है? प्रारंभिक साम्यवाद। अब प्रारंभिक साम्यवाद ना मानव इतिहास के सबसे प्रारंभिक काल को सूचित करता है। ठीक है, अब यह काल जो था उसमें क्या था कि संपत्ति विहीन, शोषण विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज था। ठीक है, उत्पादन के साधन पिछड़े हुए थे क्योंकि तकनीकी अविकसित थी प्रारंभिक साम्यवाद में। अब उसमें ना लोग मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, शोषण, निजी संपत्ति और वर्ग और राज्य नहीं था प्रारंभिक साम्यवाद में। और उत्पादन जो था हमारा सामूहिक था। ठीक है, लेकिन बहुत सीमित साधनों के कारण जीवन तो कठिन था। ठीक है, क्योंकि उत्पादन के साधन ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, उत्पादन जो होता था वो सामूहिक होता था। ठीक है, लेकिन कुछ सीमित ही साधनों के कारण जीवन हमारा जो कठिन होता था। कब? प्रारंभिक साम्यवाद में। ठीक है, और कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं था तो कोई शोषण भी नहीं था। ठीक है, प्रारंभिक साम्यवाद में। फिर हम देखते हैं दास प्रथा। ठीक है, सेकंड जो हमारा है दास प्रथा, उसमें क्या है कि तकनीकी प्रगति के साथ उत्पादन बढ़ गया दास प्रथा में। ठीक है, दास प्रथा में क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ गया तकनीकी प्रगति के साथ, और समाज जो हमारा 2 वर्गों में बढ़ गया। ठीक है, समाज हमारा 2 वर्गों में बढ़ गया। कौन कौन से? एक वर्ग तो हमारा हो गया स्वामी वर्ग। ठीक है, समाज जो 2 वर्गों में बांटा गया। एक तो गुलाम वर्ग। अब स्वामी वर्ग में जो था जिनके पास संपत्ति थी, ठीक है, संपत्ति थी जिनके पास, और गुलाम वर्ग में कौन? जो उत्पादन का कार्य करते थे। ठीक है, अब जो स्वामी वर्ग था ना वो गुलामी के श्रम का शोषण करता था। ठीक है, इसमें दास प्रथा में शोषण होता था गुलामों का। ठीक है, मतलब जो उत्पादन का कार्य करते हैं उनका शोषण होने लग गया और राज्य उनके हितों की रक्षा करता था। ठीक है, अब हम देखते हैं सामंतवाद जो हमारा थर्ड है। ठीक है, अब सामंतवाद में क्या हुआ कि दास प्रथा के बाद सामंतवाद आया। ठीक है, दास प्रथा के बाद सामंतवाद आया। किसान जमीन पर काम करते थे लेकिन जो ज़मीन थी वो सामंतों के अधीन होती थी। ठीक है, सामंत यानी कि जो भूमि के मालिक होते थे उनकी होती थी। अब किसान ज़मीन पे काम तो कर रहे हैं लेकिन जो ज़मीन है वो सामंतों की है। अब किसान जो अपनी उपज का ना बड़ा हिस्सा तो सामंत को देते थे, उनको देना होता था। ठीक है, समाज को भी 2 वर्गों में बांटा गया, एक सामंत और एक किसान। अब सामंत जो है वो क्या करते थे? शोषण कर रहे हैं किसानों का। ठीक है, और किसान जो है वो शोषित वर्ग में आ गए जिनका शोषण हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमारा लास्ट हमारा फोर्थ आएगा हमारा पूंजीवाद। अब पूंजीवाद में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद आया पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद का जन्म हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उत्पादन के साधन, ठीक है, जैसे कि कारखाने, मशीनें पूंजीपतियों के पास रहे। ठीक है, अब श्रमिक वर्ग जो था मजदूर केवल श्रम बेचता है और बदले में वेतन पाता है और पूंजीपति अधिकतम मुनाफे के लिए मजदूर का शोषण करते हैं। धीरे धीरे यह विरोध इतना बढ़ता है कि समाजवादी क्रांति की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर जो इतना ज़्यादा शोषण बढ़ जाता है ना, धीरे धीरे विरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि समाजवादी क्रांति की आवश्यकता होती है। और ऐतिहासिक भौतिकतावाद यह सिद्ध करता है कि इतिहास का हर युग आर्थिक आधार उत्पादन की पद्धति और उससे जुड़ी हुई वर्ग संरचना से निर्धारित होता है। ठीक है, चलो इतना हम समझ गए। हम सीधे आगे बढ़ते हैं हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है,
चलो, अब ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है ना, ये है मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। ठीक है, अब ये कैसे कि मूलवाद, अब इसमें जो हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है ना, मजदूर अपनी मेहनत से जितना मूल्य पैदा करता है उसे उतना वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, अब वेतन क्या होता है, अब जितना हम केवल जीवित रहने और श्रम करने लायक जो हमारी न्यूनतम ज़रूरत की कीमत होती है। ठीक है, जो हमारा वेतन जितना हम काम करते हैं, ठीक है, उसका हमें वेतन मिलता है। अब अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत में बात हो क्या रही है ना, मूल बात, जो मैं आपको मूल बात बताऊं तो मजदूर अपनी मेहनत से जितना मूल्य पैदा करता है ना, उसे उतना वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, जितना वो उत्पादन करता है, जितना वो मूल्य पैदा करता है, उसे उतना वेतन नहीं मिलता। ठीक है, अब लेकिन मजदूर जितना उत्पादन करता है उसका मूल्य उसके वेतन से कहीं ज़्यादा होता है। अब इसी को हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब यहाँ पर देखो अगर कोई मज़दूर है ना, महीने में 25,000 रुपये का उत्पादन करता है। ठीक है, 25,000 का उत्पादन उसने किया किसी मज़दूर ने। ठीक है, और उसको मिल कितना रहा है, वेतन कितना मिला, 10,000 का। और जो शेष 15,000 रुपये हैं वो कहाँ है, वो पूंजीपति की जेब में जा रहे हैं। अतः वही तो है अतिरिक्त मूल्य, जो अतिरिक्त बचा हुआ पैसा है, मूल्य है, उसको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, वही है अतिरिक्त मूल्य। अब ये शोषण हो रहा है। ठीक है, इस शोषण की वजह से क्या हो रहा है, मजदूर गरीब और पूंजीपति अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब उत्पादन भी करे किसान। ठीक है, मेहनत सारा किसान करे। ठीक है, शोषण उन्हीं का हो रहा है, फ़ायदा किसका हो रहा है, पूंजीपति अमीर। अब जो पूंजीपति वो तो लगातार अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, उनको कम मिल रहा है ना, उनका पैसा ही नहीं मिल रहा उतना। अब पूंजीवादी जो है प्रतियोगिता इस शोषण को और बढ़ाती है। ठीक है, जो पूंजीवादी प्रतियोगिता है इस शोषण को और ज़्यादा बढ़ाती है। तो यही है हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, अब हम समझते हैं वर्ग संघर्ष। अब वर्ग संघर्ष में क्या है, चलो समझें। अब देखो मार्क्स के अनुसार ना, अब तक का पूरा इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ठीक है, प्रत्येक युग में समाज को दो वर्ग में बांट रखा है। ठीक है, अभी तक पढ़ते आ रहे, एक तो हमारा शोषक वर्ग है, एक हमारा शोषित वर्ग है। शोषक वर्ग कौन है, जो हमारे शोषण कर रहे हैं जो। ठीक है, और शोषित वर्ग कौन है, जिनका शोषण हो रहा है। ठीक है, अब वर्ग संघर्ष ना समाज के परिवर्तन की मुख्य शक्ति है। ठीक है, पूंजीवाद में यह संघर्ष पूंजीपति और मजदूर के बीच होता आया है। ठीक है, फिर अंततः क्या होता है ना, अंततः एक यह संघर्ष सर्वहारा क्रांति की ओर ले जाता है। ठीक है, सर्वहारा क्रांति की ओर ले जाता है। अब अब जो समाज के दो वर्ग रहे हैं ना, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, अब उसमें क्या हुआ कि दास प्रथा में क्या हुआ, दास प्रथा में तो स्वामी और दास, सामंतवाद में सामंत और किसान, और पूंजीवाद में पूंजीपति और मजदूर। यानी कि हर बार क्या हो रहा है, हर बार जो गरीब है ना, मजदूर, उनका ही शोषण तो किया जा रहा है। शोषक वर्ग जो है उत्पादन के साधन का मालिक होता है और श्रमिकों की मेहनत का शोषण करता है। मजदूर वर्ग क्या करता है, उत्पादन करता है, लेकिन उत्पादन का उनका हक नहीं होता, उन्हें बस क्या होती है, मजदूरी मिलती है। यही असमानता है। ठीक है, इस असमानता और शोषण की वजह से वर्ग संघर्ष पैदा होता है। समझ रहे ना आप, इसी जो असमानता है ना, शोषण, इसी की वजह से वर्ग में संघर्ष हो रहा है। मार्क्स का कहना है क्या, मार्क्स का कहना है कि हर ऐतिहासिक काल में समाज का विकास इसी वर्ग संघर्ष के कारण हुआ है। अब विकास तो ऐसे ही होगा ना, विद्रोह होगा तभी तो आंदोलन होगा, तभी तो होगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्रांति। ठीक है, क्रांति। अब वर्ग संघर्ष का चरम रूप ही क्रांति है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। अब वर्ग संघर्ष होगा क्योंकि अत्याचार इतना बढ़ रहा है। ठीक है, अत्याचार इतना बढ़ेगा, शोषण इतना होगा, तो वर्ग संघर्ष होगा, क्रांति तो आएगी ना, बाद में क्रांति आएगी ना, आंदोलन होगा। अब जब उत्पादन की शक्तियाँ और साधन पुराने ढांचे में फिट नहीं बैठते और समाज में असमानताएं बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, असमानताएं बढ़ रही हैं, असमानता तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बढ़ का क्या मतलब है, ठीक है, इस चैप्टर में, जैसा हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, गरीबों का कितना शोषण की बात की जा रही है। ठीक है, मजदूर है, ठीक है, कोई गरीब है, पूंजीवादी जो है वो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, शोषण ही तो कर रहे हैं। उनका उत्पादन का जितना वो उत्पादन कर रहे हैं उनका उतना मिल ही नहीं रहा है, उनको उतना वेतन। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, असमानता ही तो है ना। तो इससे क्या होगा, क्रांति होगी, और क्रांति से क्या होगा, समाज का पुराना ढांचा टूटता है और नया सामाजिक ढांचा बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्रांति तब होती है जब उत्पादन की शक्तियों या साधनों और उत्पादन के बीच संबंधों के बीच असामंजस्य होता है। ठीक है, इस असमंजस का साधन के लिए समाधान करने के लिए क्या होगा, क्रांति होती है, जो उत्पादन के साधन या शक्तियों के साथ सामंजस्य लाने के लिए उत्पादन के संबंधों और ऊपरी ढांचे में अनुकूल परिवर्तन लाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखो।
अब औद्योगिक क्रांति ने सामंतवाद को तोड़ा और पूंजीवाद को जन्म दिया। किसने? औद्योगिक क्रांति ने। ठीक है, भविष्य में समाहारा क्रांति पूंजीवाद को तोड़ेगी और साम्यवाद की स्थापना करेगी। अब क्रांति तेज और हिंसात्मक भी हो सकती है। ठीक है, अब क्रांति जो है वो हिंसात्मक भी तो हो सकती है ना। और क्योंकि यह समाज में जबरदस्ती बदलाव लाती है। अब हम सीधे पढ़ते हैं क्या, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। ठीक है, अब देखो क्रांति के बाद ना सबसे पहले मजदूर वर्ग यानी कि जो सर्वहारा ना वो सत्ता पर काबिज होगा। ठीक है, इसे सर्वहारा का अधिनायकत्व कहा गया। ठीक है, अधिनायक। अब इस प्रकार क्या हुआ, यह एक प्रकार का समाजवादी राज्य होगा। ठीक है, जिसमें शोषक वर्ग को दबाया जाएगा और मजदूर वर्ग शासन करेगा, ये है इसमें। और इस दौर में राज्य का उपयोग मजदूर वर्ग पूंजीवादी वर्ग को नियंत्रण में रखने और समाजवादी राज्य बनाने के लिए करेगा। ठीक है, लेकिन यह अंतिम व्यवस्था नहीं है, यह सिर्फ क्या है, एक संक्रमण काल है। ठीक है, पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद में क्या है कि अब जब सर्वहारा का अधिनायक खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब सर्वहारा का भी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, और समाज में अब कोई शोषण नहीं होगा, असमानता और वर्ग विभाजन नहीं रहेगा, तो साम्यवाद आएगा। अब साम्यवाद की विशेषताएं पढ़ते हैं फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, कोई असमानता नहीं होगी, तो साम्यवाद का विकास होगा। तो उसमें क्या होगा कि वर्गहीन समाज होगा। ठीक है, ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा। ऐसा जब हो जाए तो फिर तो क्या ही है ना, फिर तो सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना। वर्गहीन समाज होगा, साम्यवाद में ये चीज़ कही गई है। और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व खत्म होगा। इसका अर्थ क्या है, जिसको पहले होता था ना साम्यवाद में, उत्पादन तो किसान कर रहा है, फ़ायदा किसका हो रहा है, पूंजीवादियों का हो रहा है, क्योंकि ज़मीन किसानों के अधीन है ही नहीं, है ना, बस किसानों को खेती करने के लिए दी जा रही है। तो ये सब निजी स्वामित्व जो खत्म हो जाएगा और सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाएंगे। ठीक है, और राज्य की ज़रूरतें नहीं बचेंगी, क्योंकि कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा ना, ज़रूरतें नहीं बचेंगी। और इससे समाज में क्या होगा, बराबरी होगी, सहयोग होगा और भाईचारा होगा। खैर चलो इतना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अलगाव का सिद्धांत, मार्क्सवाद। ठीक है, अलगाव का सिद्धांत। अब अलगाव का सिद्धांत, अब देखो अलगाव का अर्थ समझो पहले। अलगाव का अर्थ होता है ना अपने काम, अपने श्रम और अपने समाज से पराया महसूस होना। अलगाव कहते हैं ना, एक तो होता है लगाव अपना, एक होता है अलगाव। ठीक है, पराया, नाम में समझ आ रहा है ना। अब अलगाव का अर्थ होता है कि अपने काम और अपने श्रम और अपने समाज से पराया महसूस होना। वो कैसे होगा, चलो समझते हैं, पढ़ते हैं। चिंता मत करो, सब अच्छे समझा रही हूँ। ठीक है, पूरा लेक्चर अच्छे से समझ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपने ही श्रम से अलग थलग हो जाता है। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर ना अपने श्रम से अलग थलग हो जाते हैं। अब यानी जो चीज़ वो बनाता है वो उसकी होती नहीं है, बल्कि पूंजीपति की संपत्ति हो जाती है। जैसे कि किसान खेती भी कर रहे हैं, उसकी अच्छी खासी फसल होगी, अब लेकिन वो उसकी नहीं है ना, वो अधीन तो किसी और के हैं, समझ रहे ना, क्योंकि पूंजीवादी की संपत्ति बन जाती है वो, ये होता है। अब मार्क्स ने क्या है कि मजदूर का ना अलग 4 स्तरों पर उसने किया है। ठीक है, 4 स्तरों पर किया है। अब वो कौन कौन से 4 स्तरों का जिक्र यहाँ पे किया गया है, मार्क्सवाद ने अलग आके 4 स्तरों का जिक्र किया है। ठीक है, फर्स्ट तो है श्रम के उत्पाद से अलग आओ। श्रम के उत्पाद से अलग आओ यानी कि मजदूर जो चीज़ बनाता है उस पर उसका कोई हक नहीं होता है। ठीक है, अब वह कार बना रहा है, फर्नीचर, कपड़े, मशीनें बनाता है, लेकिन मालिक उसका मालिक होता है ना, वो उसका कोई उसमें दायित्व नहीं है। उसका हेड कौन है, उसका मालिक। अब मजदूर के द्वारा बनाया गया सामान बाजार में बिकता है, लेकिन मजदूर को सिर्फ वेतन मिलता है। ठीक है, मजदूर को सिर्फ उसका वेतन मिल रहा है, जो उसने बनाया वो तो मालिक का हो रहा है। ठीक है, नतीजा क्या हो रहा है कि मजदूर अपनी ही बनाई चीज़ों से पराया हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट है, श्रम के उत्पाद से अलग आओ। ठीक है, सेकंड हम पढ़ें। सेकंड में क्या है कि श्रम की प्रक्रिया से अलग आओ। अब इसमें क्या होगा, इसमें यह है कि मजदूर ना यह तय नहीं कर सकता कि कैसे, कितना और किस तरह काम करना है। श्रम की प्रक्रिया से अलग आओ। अब उसे मशीन की तरह मालिक के आदेशों का काम करना पड़ता है, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय, यानी कि व्यक्ति प्रकृति से अलग हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति जो है प्रकृति से अलग हो जाता है, उसको वो खुद डिसाइड नहीं करेगा कि उसको क्या काम करना है, क्या सा करना है, कुछ नहीं। जो मालिक करेगा उसको उसके हिसाब से चलना होगा, यानी कि काम उसके लिए बर्डन है, बोझ बन जाता है, न कि एक रचनात्मक। ठीक है, वो अपने मन से काम नहीं करेगा। अब नतीजा क्या होगा, काम मजदूर के लिए एक मजबूरी होगी
और दुख का कारण होगा। ठीक है, चलो अब थर्ड है हमारा ना, थर्ड क्या है हमारा, तीसरा, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाता है। वो कैसे, अपने मानव स्वभाव से अलग हुआ। ठीक है, तीसरे जो है हमारा, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाता है। अब इसमें कैसे बताऊँ मैं समझाती हूँ, रुको। अब मनुष्य की खासियत क्या है कि रचनात्मक और स्वतंत्र से काम करना। हर कोई इंसान चाहता है कि वो आराम से अपनी फ्रीडम से काम करे, है ना, किसी के बोझ में, किसी के तले ऐसे कोई ऐसे काम ना करे, मतलब खुशी से काम करे अपना। लेकिन पूंजीवाद क्या करते हैं, मजदूर को बस पेट पालने के लिए एक मशीन बना देता है ना। और वह अपने असली मानवीय गुण जो सृजनात्मकशीलता है, स्वतंत्रता है, वो सब चीज़ें खो देता है, आत्मसंतोष है। अब नतीजा क्या होता है इस चीज़ का, जो मजदूर है ना वो इंसान कभी एक मशीन ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं यार बहुत ज़्यादा कंपनी में ऐसे लोग एज अ, वो इंसान वो रह ही नहीं जाता, उनकी लाइफ पूरी चेंज जाती है। ठीक है, मजबूरी ही है। ठीक है, मजबूरी है, बेरोज़गारी इतनी है, तो क्या होता है कि एक मशीन की तरह इंसान बन जाता है ना। पढ़ लो आप भी, है ना। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसमें फोर्थ पॉइंट कहाँ गया, आखिरकार स्वयं से कट जाता है। ठीक है, ठीक है, लास्ट में हमारा पॉइंट है आखिरकार व्यक्ति स्वयं से कट, यानी कि दूसरों से भी अलग आओ। ठीक है, पूंजीवाद में क्या होता है, सब कुछ प्रतिस्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन होता रहता है और पैसे के इर्द गिर्द घूमता है सब कुछ। मजदूर जो है, मजदूर और मालिक के बीच शोषण का रिश्ता होता है। ठीक है, कोई ऐसा प्यार का रिश्ता नहीं है कि समझ के, मतलब हाँ तुम इतना काम करो तुम्हें इतना वेतन मिलेगा, अच्छे से कोई प्यार से, ऐसा कुछ है ही नहीं, शोषण हो रहा है। ठीक है, अब मजदूरों के बीच भी एक दूसरे से नौकरी और वेतन की होड़ रहती है। जो मजदूर है उनके बीच तो कंपटीशन है ना, किसी को उनके बीच होता है कि किस तरह से हमारा वेतन बढ़े, किस तरह से मेरा बढ़ जाए। ठीक है, एक होड़ लगी रहती है। अब नतीजा क्या होता है, क्या हो रहा है, नतीजा क्या हो रहा है कि मजदूर जो है ना, इंसान इंसान से कट जाता है, यानी कि भाईचारे की जगह स्वार्थ हो जाता है। ठीक है, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इतना बढ़ जाता है, स्वार्थ हो जा रहा है। ठीक है, इंसान जो है इंसान से ही कट जा रहा है। ठीक है, समझ रहे, पूंजीपति अपने आप में एक श्रमिक से कम नहीं होता और पैसे से निरंकुश शासन का गुलाम बन जाता है। समझ रहे हैं ना आप। अब देखो कहीं पे कोई जॉब है, ठीक है, वैकेंसी वहाँ पे लिमिटेड है, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब देखो कहाँ से उसमें प्यार भाईचारा होगा, कम, हर कोई चाहेगा ना उसका ना हो, मेरा हो, मेरा हो, मेरा हो। इंसान इंसान से ही कट जाएगा, भाईचारा खत्म, स्वार्थ, सब अपना सोचेंगे। ठीक है, तो इतना आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, अब मार्क्स ने स्वतंत्रता का सिद्धांत भी दिया। ठीक है, स्वतंत्रता हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी हमारी, यानी कि हम जो मन चाहे वो करें, वो हमारे लिए वही तो फ्रीडम है। ठीक है, अब जो मार्क्सवाद की सोच है ना, मार्क्सवाद क्या कहते हैं, असली स्वतंत्रता तब है, कब, जब मनुष्य अपने जीवन, श्रम और समाज पर नियंत्रण रख सके। ठीक है, अपने जीवन पर भी नियंत्रण रख सके, अपने श्रम पर भी और समाज पर नियंत्रण रख सके। यानी कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है, आर्थिक और सामाजिक समानता भी है। ठीक है, चलो ये मैंने अब पहला पॉइंट दिया। और क्या है कि पूंजीवाद में, ठीक है, पूंजीवाद में सिर्फ स्वतंत्रता जो है सिर्फ कागज़ पर होती है। मजदूर स्वतंत्र है अपनी मेहनत बेचने के लिए, लेकिन उसे पेट पालने के लिए मजबूरी में काम करना पड़ता है। ठीक है, असली जो मालिक है ना, असली मालिक पूंजीपति होता है। ठीक है, मजदूर नहीं। इसलिए तो पूंजीवाद में मजदूर की स्वतंत्रता कुछ नहीं होती है। ठीक है, मजबूरी की स्वतंत्रता होती है वो। ठीक है, अब अगर हम देखें मार्क्सवाद ने ना, मार्क्स के अनुसार जो असली स्वतंत्रता तब होगी, ठीक है, मार्क्सवाद ने कहा जो असल में स्वतंत्रता तब होगी जब क्या होगा, चार चीज़ें हो जाएंगी। कौन कौन सी चार चीज़ें हो जाएंगी, फर्स्ट है शोषण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, शोषण अगर हमारा समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड हमारा उत्पादन के साधनों पर समाज का सामूहिक नियंत्रण होगा। ठीक है, और थर्ड हमारा है हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करे। ठीक है, और फोर्थ एंड लास्ट, हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार मिले। ठीक है, हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार मिले। ठीक है, तो इतना ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, लास्ट हमारा टॉपिक है आलोचनात्मक समीक्षा और अवलोकन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ना आलोचनात्मक, ठीक है, यानी कि आलोचना की गई है। ठीक है, और अवलोकन, अब वो कैसे, देखो फर्स्ट हमारा है वर्ग विभाजन की आलोचना इसमें की गई है। ठीक है, अब हम पढ़ ही रहे हैं समाज को इसे दो वर्ग में बांट रखा है। ठीक है, शोषण शोषक। ठीक है, पढ़ ही रहे हैं हम। अब देखो मार्क्सवाद ने ना समाज को सिर्फ दो वर्गों में बांट रखा है। ठीक है,
अब लेकिन वास्तविकता में जो समाज है बहुत जटिल है, इसमें कई वर्ग समूह होते हैं, ठीक है। अब आज समाज मध्यम वर्ग की जो मिडिल क्लास फैमिली है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिसे हम मार्क्सवाद नज़रअंदाज कर देता है, ठीक है। अब भविष्यवाणियों की आलोचना इसमें की गई है कि जैसे कि मार्क्सवाद ने भविष्यवाणी की थी। यहाँ पर देखो, मार्क्सवाद ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद अंतर्विरोध के कारण बिखर जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। कोई विकसित पूंजीवादी व्यवस्था ध्वस्त नहीं हुई है, पूंजीवाद ने अपना लचीलापन को साबित किया है, ठीक है। दूसरी ओर क्या है, समाजवादी व्यवस्था दुनिया के विभिन्न भागों में ध्वस्त हो गई। अब देखो, मार्क्स ने क्या कहा था कि पूंजीवाद अपने अंतर्विरोध से नष्ट हो जाएगा, मार्क्स ने ऐसा कहा था ना, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। पूंजीवाद ने खुद को मजबूत और विकसित जो कर लिया है। समाजवादी व्यवस्था जैसे कि चीन है, रूस है, कई जगह विफल हुई है और बदली भी है, ठीक है। चलो, थर्ड हम देखो क्रांति की भविष्यवाणी, ठीक है। क्रांति की भविष्यवाणी भी थी। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा क्रांति तभी होगी जब पूंजीवाद परिपक्व हो जाएगा, मार्क्स ने ऐसा कहा था, ठीक है। मार्क्स के अनुसार समाजवादी क्रांति केवल विकसित पूंजीवादी देशों में होनी चाहिए थी, पर वास्तविक समय अगर रियलिटी में अगर हम देखें तो क्रांति पिछड़े देशों में हुई, ठीक है। इससे पता चलता है कि मार्क्स की जो भविष्यवाणी थी वो अधूरी थी या फिर गलत थी, है। फिर हम देखते हैं आर्थिक नियतिवाद, ठीक है। आर्थिक नियतिवाद में मार्क्स ने क्या कहा था कि मार्क्स ने समाज में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या कहा था कि आर्थिक आधार, ठीक है। मार्क्स ने कहा था कि अगर आर्थिक रूप से सब कुछ अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, समाज में परिवर्तन होगा। लेकिन आलोचक कहते हैं कि संस्कृति, विचार, मूल्य, राजनीतिक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, केवल आर्थिक कारणों से सब कुछ तय नहीं होता है, ठीक है, ये कहा आलोचकों ने। अब देखो और क्या पॉइंट है, सर्वहारा तानाशाही और साम्यवाद, ठीक है। यहाँ पे देखो, सर्वहारा का अधिनायकत्व और साम्यवाद की मार्क्सवादी अवधारणाएं में कई कमियां हैं। कैसे कि मार्क्स ने क्या कहा था, मार्क्स ने कहा था कि सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, मार्क्स ने ये कहा था, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, समाजवादी देशों में राज्य और अधिक शक्तिशाली व केंद्रीकृत हो गया, ठीक है। अब साम्यवाद बनाम पूंजीवाद, ठीक है। कुछ विचारकों ने कहा कि शीत युद्ध के बाद पूंजीवादी विजयी हुआ और साम्यवाद असफल। अब उनका मत है कि पूंजीवाद सबसे विकसित और टिकाऊ प्रणाली है, ठीक है। फिर हमारा देखते हैं कि लास्ट हमारा जो है मार्क्सवाद की प्रासंगिकता, ठीक है। मार्क्सवाद की प्रासंगिकता, अब देखो मार्क्सवाद ना अपनी शुद्धता और पूर्णता खो चुका है, लेकिन लेनिनवाद, स्टालिनवाद ने इसे और विकृत कर दिया। अब लेकिन महत्व ना, जब तक अगर हम बात करें महत्व की, ठीक है, जब तक शोषण, असमानता और उत्पीड़न रहेगा तब तक मार्क्सवाद प्रेरक और प्रासंगिक बना रहेगा, ठीक है। यानी कि जब तक शोषण है, असमानता है, उत्पीड़न है, तब तक मार्क्सवाद का एक प्रेरक बना रहेगा और प्रासंगिक बना रहेगा, ठीक है। तो इतना ही था चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, शायद अच्छे से समझ आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कुछ, फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।